रोजगार सृजन के मकसद से सरकार गांव के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मीडिया से चर्चा की। वहीं योजना की लॉन्चिंग 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। 20 जून को अभियान को शुरू करने के मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। इस संकट में भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता अब कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को आयात ना करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा चीन के साथ विवाद के मसले पर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। गुरुवार को राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सवाल किए कि चीन ने हमारे शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या कर दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की एकता के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। हम दुखी भी हैं और गुस्सा भी है, क्योंकि राहुल जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद और तनाव के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार फैसला रेलवे मंत्रालय ने लिया है। रेलवे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चीनी फर्म बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ चल रहे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते 23 जून को ओडिशा में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर इस साल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस रथ यात्रा पर रोक लगाई जा रही है। ओडिशा में होने वाले वार्षिक रथ यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब इस यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीन के विरोध में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान आया है। रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। लोगों से अपील उन्होंने की है कि और चाइनीज फूड खाने वाले लोगों को भी मेरा आह्वान है, निवेदन है, नम्र विनंती है कि उन्होंने ऐसे वक्त पर जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया है, हमारी छेड़छाड़ की है, हमारा अपमान करने का काम किया है, ऐसे चाइना के जो फूड है उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत का डंका बजा है। यूएनएससी में भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं। बता दें कि अब भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल हैं। अभिनेत्री और सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में पुलिस उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है और इसी के लिए उन्हें बुलाया गया है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर पूरी दुनिया की नजर है। व्हाइट हाउस से प्रेस सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हालात की पूरी जानकारी है। अमेरिका ने इसके साथ ही गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी है। भारत चीन के विवाद पर ताइवान ने भारत का साथ दिया है। इसी बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस फोटो को ताइवान टाइम्स ने अपनी फोटो ऑफ द डे बताया है। ताइवान ने लिखा, भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा है। बता दें कि गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जिसमें पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियां में भी रही है। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेकर चीन को झटका दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देश दिए हैं कि 4G के क्रियान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। वहीं सरकार ने निजी कंपनियों को भी ये निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिंसक झड़प को लेकर कोलकाता के रहवासी इलाके में लोग चीन के राष्ट्रपति का पुतला जला रहे हैं और चीनी सामानों का विरोध भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चीन का झंडा भी जलाया गया। साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चीनी प्रोडक्ट का विरोध करने के लिए भी कहा गया है। वहीं पटना में युवा नेताओं ने चीन के राष्ट्रपति के विरुद्ध गधा जुलूस निकाला और गधों को राष्ट्रपति
सी जिनपिंग का फोटो पहनाकर चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही पीएम मोदी से हमारे शहीद जवानों का बदला लेने के लिए चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी अपील की है। देश में लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे और डीजल की कीमतों में 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 77 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल 76 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल जहां 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। 12वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भोपाल में आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी की चुनाव संचालन समिति और प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कुशासन और बीजेपी का सुशासन इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा। भोपाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। सुमावली विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अजब सिंह को पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। कहा जा रहा है कि सुमावली के अजय सिंह को कांग्रेस उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। शिवराज सरकार ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा वाई प्लस से हटाकर एक्स कैटेगरी कर दी है। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने शिवराज सरकार पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा कम करने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी को घेरा है। सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा कम करने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता को परेशान करना ही बीजेपी का काम है। सांसद है आज भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एकमात्र सांसद है। सिक्योरिटी हटाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया कि हर चीज़ में इस तरह के निर्णय लेते हैं। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रताड़ित करना, एक आम जनता को प्रताड़ित करना, ये इनकी हमेशा से बेसिक पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने आज के दौर की बंगला पॉलिटिक्स पर तंज कसा है। तनखा ने एक ट्वीट करते हुए मौजूदा राजनीति में बंगलों और निजी सुरक्षा की चाहत पर निशाना साधा है। तनखा ने लिखा कि राजनीति में बड़ा बंगला और निजी सुरक्षा का जोरदार बंदोबस्त आज की राजनीति का प्रतीक बन गया है। चीनी संघर्ष में शहीद हुए जवानों के सम्मान में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने वर्चुअल रैली सहित सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र उनका हमेशा ऋणी रहेगा। पखाजूर के संगम इलाके में बीएसएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बताया जा रहा है कि नक्सली जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। घटना के बाद इलाके की सर्चिंग भी की जा रही है। रायगढ़ जिले में एक और हाथी की आज मौत हो गई। आज धर्मजयगढ़ के बेहराबार गांव में हाथी का शव मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि 2 दिन पहले ही जिले के गिरसा में भी एक हाथी की मौत हुई थी।